हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ अनिल चौहान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसा कि पहले पिछली छोटी इस क्लासेस में हमने पढ़ चुके हैं कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ये केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। जब कोई भी सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रीवियस सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, इस प्रकार के चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जब इस प्रकार के चेंजेस होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, हम देखते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। परमानेंट टेक प्लेस, जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए हम केमिकल रिएक्शंस के, डाइजेशन ऑफ फूड का यह डाइजेशन जो है केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन, जो श्वसन क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, ये भी क्या है? एक श्वसन का, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, बात करें हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट। जब किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। या फिर जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे हमें स्टेट में चेंज भी हमको दिखाई दे सकता है। चेंज इन कलर के अंदर चेंज हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवन जब गैस निकलती है तो भी हम कह सकते हैं क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। अच्छा, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ चीज़ें वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं और कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो वो सब्सटेंस जो कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं कि सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और ऐसे सब्सटेंस द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो फॉर्म्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर बर्न किया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी यहाँ पे कभी भी बात करेगा ना एयर की, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? ऑक्सीजन की बात कर रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। तो बनता है क्या प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और एयर, जिसको हम ऑक्सीजन कह रहे हैं, वो रिएक्टेंट है, और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। अच्छा, तो अब इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इन विच सिंबल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड विद इट्स फिजिकल स्टेट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके सिंबल्स का यूज़ किया जाता है उसके फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है क्या? कि वेदर कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट, गैसियस या फिर एक्वस फॉर्म में आए जाते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे, गैसियस स्टेट में तो जी से, और एक्वस फॉर्म में तो ए क्यू से फॉर्म की में रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे एक्वस का मतलब है क्या? कि कोई भी सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर के अंदर अगर वो सब्सटेंस सॉल्युबल है तो उस स्टेट को, उस फॉर्म को हम कहेंगे एक्वस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी के अंदर देखा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहे एयर के साथ, एयर बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है हमारे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हमारा? प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं कह सकता हूँ मैग्नीशियम को मैं हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोडक्ट बना वो बना Mg, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और ये जो बना इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, साथ ही साथ क्या होता है, उसकी फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो बना ये हमारा क्या बना, केमिकल इक्वेशन बना। अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम जो है वो एक ही है और प्रोडक्ट में एक है, मतलब मैग्नीशियम बैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो इसका मतलब है क्या ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करना आप सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड है, उस एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर जो भी मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, उसको किस प्रकार से, किस सीक्वेंस में हमको बैलेंस करना है ताकि हमारी केमिकल इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो सके। तो सबसे पहले उस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमको मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। और जब नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद हमें एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गया, मेटल की बैलेंस ही डिस्टर्ब तो नहीं हो गई है। और फिर अगर ऐसा जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। फिर हम किसको बैलेंस करते हैं, अगर उस कंपाउंड या फिर उस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम फिर से फर्दर चेक करेंगे कि कहीं मेटल और नॉन मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गया। अगर अनबैलेंस हो गया तो पहले इनको फिर से बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे। और फिर जब ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं तो फिर लास्ट में हम किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और हाइड्रोजन को जब बैलेंस करते हैं तो फिर से हम चेक करते हैं कि क्या ऑक्सीजन, नॉन मेटल और मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गया। तो फिर ये सारी चीज़ें बैलेंस होने के बाद फिर हम एक बार चेक करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि ये सीक्वेंस में हम अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारी इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा वही है जो अभी हमने एक्टिविटी के अंदर किया था कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है और ये मेटल को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ मैग्नीशियम का नंबर 1 है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बैलेंस करते समय केमिकल इक्वेशन को जो भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट है उसको बॉक्स में रख लेंगे, क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय हमें उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके साथ हमें कोई प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मैग्नीशियम का नंबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मैग्नीशियम बैलेंस है। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगाया तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 ही था। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बैलेंस है। मैग्नीशियम का नंबर 2, मैग्नीशियम का नंबर 2, ऑक्सीजन का नंबर 2 और ऑक्सीजन का नंबर 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो मास है या फिर नंबर है वो क्या है, बैलेंस हो चुका है। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हम अगले बढ़ते हैं। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने 2 लगाया कार्बन के नंबर भी कितने हो गए, 2 हो गए। और कार्बन यहाँ पे 1 ही है रिएक्टेंट के अंदर, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते। अब हम देखेंगे कि कार्बन के नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। कार्बन यहाँ पे कितने, 2 हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2 हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने,
2 है। तो ये रिएक्शन में हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगली इक्वेशन के पास, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मैंगनीज ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, मैंगनीज ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, तो मैंगनीज क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। अच्छा, अब हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। तो मैंगनीज हमारा मेटल है, रिएक्टेंट के अंदर हमारा एक ही मेटल है, यहाँ पे भी एक ही मैंगनीज है, मैंगनीज बैलेंस है। अब हम नॉन मेटल के पास चलते हैं। नॉन मेटल हमारा क्लोरीन है, यहाँ पे एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर 2 इसके पास है और 2 इसके पास है, मतलब कितने हो गए, 4 हो गए। प्रोडक्ट के अंदर क्लोरीन 4 है, लेकिन रिएक्टेंट के अंदर एक ही है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 4 भी लगा देते हैं। अब हम देखते हैं क्या मैंगनीज डिस्टर्ब हुआ, नहीं, मैंगनीज का नंबर भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे 2 + 2 4 हो गए। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने, 1 है। और 1 जैसे ही होगा तो हम यहाँ पे कितने लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 4 और यहाँ पे भी कितने, 2 2 4। अब रिएक्शन को एक बार फिर से रीचेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट अनबैलेंस तो नहीं रह गया। मैंगनीज का नंबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्लोरीन 4, क्लोरीन 2 + 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 4, मीन्स ये वाली रिएक्शन में हमारी बैलेंस हो गई। अच्छा, अब हम अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब फेरस की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, Fe1 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 लगा दिया। अब बैलेंस हो गया Fe। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 4 लगा देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 2 8 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 4 हो जाए, 4 मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो Fe3, हाइड्रोजन 4 है, सॉरी 4 2 8 और ये 4 2 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये हमारी रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लास्ट रिएक्शन हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन। जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो कॉपर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2O यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हम देखेंगे कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। नॉन मेटल नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 3 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 ही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हम देखेंगे ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कितने हो गए, 3, और रिएक्टेंट में हमारे कितना था, 1 ही था, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो अब हम फिर से चेक करते हैं, कॉपर 3 हो गए, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नॉन मेटल हम देखेंगे कि 2 नाइट्रोजन, कॉपर नाइट्रोजन बैलेंस है। अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। बात करते हैं हाइड्रोजन की, 2 3 6 हाइड्रोजन और 3 2 6 हाइड्रोजन। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गए। तो ये कुछ मेथड्स है, कुछ एग्जांपल्स है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।